सुबह का समय था। सरिता सोफे पे बैठी थी, तभी सामने से नए पड़ोसी मोहन काका आते दिखाई दिए। अरे नैना बेटा, जरा इधर आओ, इनसे मिलो। ये हमारे नए पड़ोसी हैं। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? जीती रहो बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम बताओ। सब बढ़िया है काका। इस तरह से नैना घर में आए पड़ोसी के साथ अच्छे से बात करने लगती है। तभी ऑफिस से गरिमा घर लौटी। अरे गरिमा बेटा, आ गई तू ऑफिस से? बेटा इनसे मिल ले, ये हमारे नए पड़ोसी है और ये मेरी बड़ी बेटी गरिमा है। गरिमा ने एक नज़र दिलीप काका पर डाली, फिर बिना कुछ बोले मुंह बनाकर सीधे अपने कमरे में चली गई। काका का चेहरा उतर गया। शायद वो थक गई होगी ना, इसीलिए चली गई। कोई बात नहीं बहन जी, आजकल बच्चों पर काम का बहुत दबाव होता है। फिर कुछ देर बाद मोहन काका चले गए। मोहन काका के जाते ही सरिता गुस्से में गरिमा के कमरे में गईं। गरिमा, तूने मोहन काका से बात क्यों नहीं की? अरे कम से कम उन्हें नमस्ते तो कहती। गरिमा लैपटॉप खोलते हुए बोली, माँ, आपको पता है ना, उनका बेटा मामूली नौकरी करता है और उनका घर तो हमारी रसोई से भी छोटा है। आप ऐसे लोगों को घर में क्यों बैठाती हो? उनकी औकात भी नहीं है हमारे घर में आकर बैठने की। सरिता हैरान रह गई। गरिमा, 4 पैसे क्या कमाने लगी? अब लोगों की औकात निकालने लगी। रिश्ते पैसे देखकर नहीं बनाए जाते, दिल देखकर बनाए जाते हैं। आइंदा ऐसी बात जुबान पर मत लाना। गरिमा चुप हो गई। दरवाजे पर खड़ी नैना सब सुन रही थी। गरिमा के कमरे से निकलते ही मैना धीरे से बोली, माँ, दीदी बुरी नहीं है, बस उन्हें समझ नहीं आता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। सरिता ने गहरी सांस ली। बस यही डर है बेटा, कहीं उसका यही घमंड एक दिन उसे अकेला न कर दे। नैना चुप हो गई। उसने पहली बार अपनी माँ की आंखों में डर देखा। गरिमा दरअसल एक बहुत ही बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर जॉब करती है, जिसके कारण उसकी तनख्वाह काफी ज्यादा होती है। लेकिन उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड होता है। वही उससे 2 साल छोटी बहन नैना मन की एकदम साफ होती है। फिर एक दिन नैना छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरी दी बाहर से बहुत कठोर हैं, लेकिन अंदर से इतनी बुरी नहीं है। बस उन्हें रिश्तों की कीमत समझा दीजिए, क्योंकि मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। पीछे से सरिता आ गई। नैना, यहाँ क्या कर रही है? नैना मुड़ी। दीदी के लिए प्रार्थना कर रही थी माँ। अपने लोग बुरे नहीं होते माँ, बस कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं। सरिता की आंखें भर आईं। सरिता ने नैना को गले लगा लिया। उधर कमरे में बैठी गरिमा आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसी घमंड की वजह से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। 2 दिन बाद घर में सुबह से ही हलचल थी। आज गरिमा का जन्मदिन था। गरिमा तैयार होकर नीचे आई तो उसके हाथ में एक नया चमकदार डिब्बा था। दीदी, ये क्या है? गरिमा मुस्कुराई। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक महंगा मोबाइल फोन था। गरिमा गर्व से बोली, मेरा बर्थडे गिफ्ट। तूने खुद को गिफ्ट दिया? हाँ माँ, दूसरों से उम्मीद रखने से अच्छा है इंसान खुद अपनी खुशियाँ खरीदना सीख ले। वाह दीदी, बहुत सुंदर है। गरिमा फोन को हाथ में घुमाते हुए बोली, पूरे 2 लाख का है। सरिता का चेहरा उतर गया। सरिता धीरे से बोली, गरिमा, तेरे पापा का फोन तो महीनों से खराब है। अपने लिए लेने की जगह एक बार उनके लिए भी सोच लेती। माँ प्लीज, आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो लेक्चर मत दो। बेटी वही होती है जो पहले अपने घर के बारे में सोचती है। गरिमा चिढ़कर बोली, और मैं सेल्फिश हूँ, यही कहना है ना? अगर सच कड़वा लगे तो मैं क्या करूं? गरिमा गुस्से में ऊपर चली गई। नैना धीरे से सरिता के पास आई। माँ, आज दीदी का दिन है, थोड़ा प्यार से भी समझा सकती थी। सरिता ने दुख से कहा, मैं उसे रोज प्यार से समझाती हूं नैना, लेकिन उसका घमंड हर दिन बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। नैना ने दरवाजा खोला। सामने सरिता की माँ खड़ी थीं। नैना खुश होकर बोली, नानी! जन्मदिन वाली बिटिया कहाँ है? गरिमा नीचे आई।
नमस्ते नानी। जीती रहो बेटा, ये तेरे लिए छोटा सा तोहफा लाई हूँ। क्या माँ, आप भी? आप तो बस अपनी नातिन के लिए ही तोहफे लाती हो, मुझे तो कुछ भी नहीं देती। अरे अब तेरा प्यार खत्म हो चुका है और अब मैं केवल अपने नातिन को ही लाड प्यार दूंगी। नानी ने कपड़ों का एक पैकेट गरिमा को दिया। गरिमा ने जैसे ही पैकेट खोला, उसका चेहरा बदल गया। वो साड़ी और सूट साधारण थे। गरिमा ने होंठ सिकोड़ लिए। ये सब क्या है नानी? अरे ये रास्ते से उठाए हुए कपड़े मैं नहीं पहनती। इन्हें वापस लेकर जाए। क्या नानी आप भी? अरे आप तो बस मुझे अपना आशीर्वाद ही दे दो, वही काफी है मेरे लिए। लेकिन प्लीज आइंदा से कुछ भी उठाकर मत देना मुझे। अरे हमारे ऑफिस के काम वाली बाई भी ऐसे कपड़े पहनने से पहले 100 बार सोचेगी। पूरा घर सन्न रह गया। नैना के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। सरिता की आंखें फैल गईं। सरिता ने गरिमा को जोरदार थप्पड़ मारा। गरिमा स्तब्ध रह गई। गरिमा, मेरी माँ का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? माँ, मैंने सिर्फ सच कहा। तूने अपना घमंड बोला है। तुझे पैसे कमाने का घमंड है, लेकिन तू इंसानियत में गरीब हो गई है। अपनी नौकरी के बलबूते इतना मत उड़। अगर इतना घमंड करेगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। अरे आपको किसने कहा कि मैं दुखी हूँ? मैं तो दुनिया की सबसे ज्यादा खुश लड़की हूँ, क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ और जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन आज आपने ये हरकत करके मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है। मुझे बाहर जाकर ही अपना जन्मदिन मनाना चाहिए था। हाँ तो जाना, बदतमीज कहीं की। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये निर्लज पैदा हुई। जाने देना सरिता, क्यों उसका अच्छा दिन बिगाड़ रही है तू? नहीं माँ, ऐसे कैसे जाने दूँ? आपके साथ उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और माँ, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अरे ना बेटा, ये तू क्या कर रही है? तूने अपनी माँ होने का फर्ज पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। अब उसकी बारी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बस अपनी बेटी को समझा दे, क्योंकि घमंड अंत में इंसान को चकनाचूर करके रख देता है। अरे माँ, मैं उस लड़की को 1000 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन वो समझती ही नहीं। दिन बदन उसका घमंड और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। मैंने तो अपनी दोनों बेटियों को बराबर की परवरिश दी है, लेकिन फिर भी न जाने कैसे ये गरिमा इतनी नालायक कैसे बन गई। सरिता बहुत दुखी हो जाती है और वो गरिमा से बातचीत बंद कर देती है। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे नैना, हमारी कंपनी में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी शुरू हुई है। तू भी आ जाना। एक बार अगर सिलेक्ट हो गई तो मेरी कंपनी में काम करके तेरी बहुत तरक्की होगी। क्या? हाँ नैना, अरे कब तक उस मामूली से कंपनी में तो जॉब करती रहेगी? वो लोग तुझे सैलरी भी कितनी कम देते हैं, ऊपर से इतना सारा काम भी कराते हैं। छोड़ देना वो जॉब और आजा कल इंटरव्यू के लिए। मुझे ये सुझाव देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दी, लेकिन मैं अपनी कंपनी को इसे बीच में ही छोड़कर दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। ईमानदारी और भरोसा भी तो कुछ होता है ना। मेरी अचानक से जॉब छोड़ देने से मेरी कंपनी वालों को कितना नुकसान होगा। वक्त आने पर मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी, पर फिलहाल मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। सैलरी भले ही कम हो, लेकिन हर दिन मुझे कुछ न कुछ नया ही सीखने मिलता है। हे भगवान, छोड़, तुझसे तो बात करना ही गुनाह है। बैठ, तू ईमानदारी और भरोसा निभाते हुए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू हमेशा पीछे ही रहेगी और तेरे बाकी के दोस्त आगे निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दी। समय के साथ हर किसी की तरक्की होकर ही रहती है। बस हमें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। नैना की बातें सुनकर गरिमा का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में, ये ले नैना बेटा, आज मैंने तेरी पसंद के नूडल्स बनाए हैं। अरे वाह माँ, क्या बात है। लेकिन रुक जाओ, मैं अभी दी को बुलाकर लाती हूँ। उन्हें भी ये नूडल्स बहुत पसंद है। अरे तुझे उसे देना है तो देती रहो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली। जा रही हूँ अपने कमरे में। मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। लेकिन माँ। फिर सरिता वहां से चली जाती है।
न जाने दी के स्वभाव में कब सुधार आएगा। उस दिन उन्होंने नानी को जो भी बोला वो बहुत गलत था। भगवान जी प्लीज मेरी दी को सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सबके मन से उतरती जाएगी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें मंदिर जाती हैं। तभी मंदिर के बाहर एक भिखारी खड़ा होता है। दीदी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो दीदी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। जी भैया, ये लीजिए। धन्यवाद दीदी, भगवान आपका खूब भला करे। अरे दी, आप नहीं दोगी क्या इन्हें कुछ? अरे तूने मुझे क्या पागल समझ के रखा है क्या? मुझे तो इन जैसे भिखारियों से बहुत घिन आती है। और तू तो बेवकूफी है जो तूने इन्हें पैसे दे दिए। दी, ऐसे नहीं कहते हैं, और थोड़े पैसे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सबकी मदद करनी चाहिए और ढेर सारा पुण्य कमाना चाहिए। पैसे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सबकी मदद करनी चाहिए और ढेर सारा पुण्य कमाना चाहिए। अरे जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, उसकी मदद तुम क्या करोगी? ये थोड़ी ना कोई अपाहिज है। हाथ पाँव इसके अभी भी सही सलामत है, तो इसे कोई काम धंधा कर लेना चाहिए ना। छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी कुछ समझ ही नहीं आएगा। और अब चलो यहाँ से। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और गरिमा का प्रमोशन हो जाता है, जिस खुशी में वो घर पर सबके लिए मिठाई लेकर आती है। मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वादी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो पापा, मुंह मीठा करो। और माँ, अब तो गुस्सा थूक दो। और ये लो, मुंह मीठा करो अपना। बधाई हो बेटा। और ये ले नैना, तू भी खा ले ये मिठाइयाँ। मैंने शहर की सबसे महंगी मिठाई की दुकान से लाई है। बहुत खूब दी, ऐसे ही तरक्की करती रहो। अब प्रमोशन होने के बाद में गरिमा का घमंड पहले से और भी ज्यादा घमंड बढ़ जाता है और अब उसे लेने के लिए हर सुबह ऑफिस की ही कार आती है और वो हर जगह एकदम रुबाब में आती जाती है। हाँ, ये ऊपर वाला भी ना बड़ा अजीब है। ये अच्छी बात है कि इसे ये तरक्की दे रहा है, लेकिन उसकी जगह अगर थोड़ी बहुत अकल भी दे दे तो बहुत अच्छा होता। गली की सारी औरतें मुझसे कहती रहती हैं कि आपकी बेटी तो हमें देखकर मुस्कुराती तक नहीं है। पता नहीं खुद को कौन से देश की प्रधानमंत्री समझती है। अरे माँ, आप क्यों इतनी चिंता करते हो? समय के साथ साथ के स्वभाव में भी बदलाव आ जाएगा, देखना आप। अब ये तो भगवान ही जाने। फिर एक रात काफी देर होने के कारण गरिमा चुपके से घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आती है, लेकिन कभी राजेंद्र और सरिता वहीं पर बैठे होते हैं। अरे आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? और नहीं तो क्या। और ये सब क्या है गरिमा? रात के 2 बज रहे हैं और तू अब आ रही है। कब से तेरी राह देख रहे हैं हम। तेरा फोन भी बंद पड़ा है। अरे तू जानती भी है क्या, इतने डर गए थे हम। हाँ बेटा, इतनी देर तक तुम कहाँ पर थी? वो पापा, आज ऑफिस के बाद सबने अचानक से पार्टी करने का प्लान बना लिया और पार्टी में मजे करते करते कब वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने देखा कि 1 बज चुका है, तब मैंने आप दोनों को बताने के लिए फोन निकाला भी था, लेकिन मेरा फोन तो उससे पहले ही बंद पड़ चुका था, इसीलिए मैं आप दोनों को नहीं बता पाई। अरे लेकिन तू ऑफिस के ही पार्टी में गई थी, तो इस तरह चोरी छुपे घर आने की क्या जरूरत थी? अरे तू तो सामने के भी दरवाजे से आ सकती थी। हे भगवान, आप दोनों भी ना सच में इतने सवाल करते हो। पहुंच गई ना मैं घर पर सही सलामत, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ओ बेवकूफ लड़की, तुझे पता भी है क्या पिछले 2 से 3 घंटों से हमारी हालत क्या हो गई थी? और बात करती है। आगे से ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर तुझे कहीं भी जाना हो तो पहले घर पर बताना होगा। क्या माँ, आप भी? मैं कोई 10 साल की छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मैं खुद के पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, अच्छा खासा कमा भी लेती हूँ, तो अब ये सब चोचले करने की क्या जरूरत है? अरे पैसे कमाने लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो मन में आए वो करेगी। ज्यादा होशियार मत बन। अगर इस घर में रहना है तो सलीके से रहना होगा, समझी कि नहीं? गरिमा कुछ भी नहीं बोलती और अक्कर से अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, पता नहीं इसका क्या होगा। फिर एक दिन जब गरिमा कार में से ऑफिस जा रही होती है, तभी अचानक से कार का टायर पंक्चर हो जाता है। क्या? हाँ मैडम जी, अब 10 से 15 मिनट तक रुक जाइए, तब तक मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो बहुत ही जरूरी मीटिंग है और ऊपर से पूरा प्रेजेंटेशन मुझे ही देना है, और अगर मैं आज लेट हो गई तो बॉस बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उतने में गरिमा को उसके बॉस का मैसेज आता है। ओ नो, ये तो सर का ही मैसेज है।
कहाँ रह गई गरिमा? क्लाइंट किसी भी वक्त आते होंगे। अगर तुम अगले 10 मिनट तक नहीं आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हे भगवान, आज तो मैं गई काम से। गरिमा बहुत घबरा जाती है। कोई और मैकेनिक नहीं है क्या जो जल्दी आ जाए? नहीं मैडम जी। अरे यार, यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, वरना मैं तो कैब भी बुला लेती। अगर मैं यहाँ से ऑफिस तक चलकर भी जाऊंगी तो उसी में आधा घंटा चला जाएगा और गाड़ी से बस 10 मिनट में पहुंच भी जाऊंगी। उतने में गरिमा को सामने से आ रही एक कार दिखाई देती है। मेरे पास अब इस कार में सवार व्यक्ति से लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो बॉस की नजरों में एक लापरवाह एम्प्लॉय बन जाऊंगी। प्रमोशन होने के बाद तो मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है और मुझे उन्हें ठीक से निभाना है। फिर गरिमा उस आदमी को रोक लेती है। उसमें एक हैंडसम आदमी बैठा होता है। क्या हुआ मैडम? पहले तो आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपकी गाड़ी रोक दी। दरअसल मेरे ऑफिस से आई गाड़ी खराब हो गई है और मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है, और वो भी आने वाले 10 मिनट में। क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे? चाहो तो आप मुझसे पैसे भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब बैठ जाइए। मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। आपको किस जगह जाना है? प्रशांत ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओह, तो आप वहाँ की एम्प्लॉय हो? जी हाँ। और मैं बिड़ला ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्प्लॉय हूँ। ओह अच्छा, मतलब आप भी मेरे ऑफिस ही जा रहे हो, क्योंकि वहाँ की टीम और हमारी टीम की आज मीटिंग है। हाँ, हमारी कंपनी और आपकी कंपनी की आज पार्टनरशिप मीटिंग है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। गरिमा कुछ पल उसे देखती रह गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, वैसे मैं राहुल। गरिमा। नाम की तरह पर्सनालिटी भी स्ट्रांग लग रही है। गरिमा पहली बार हल्का मुस्कुराई। और आपको लोगों को देखकर जज करने की आदत है? नहीं, बस सही लोगों को पहचानने की आदत है। गरिमा उसकी तरफ देखने लगी। काफी समय बाद किसी की बात उसे अच्छी लगी थी। दोनों ऑफिस पहुंचे। मीटिंग शुरू हुई। गरिमा कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देने लगी। कमरे में बैठे सभी लोग ध्यान से उसे सुन रहे थे। राहुल भी चुपचाप उसे देख रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। सबने ताली बजाई। बॉस खुश हो गया। एक्सीलेंट गरिमा। गरिमा के चेहरे पर गर्व था। मीटिंग खत्म होने के बाद राहुल उसके पास आया। अगर आपको जल्दी ना हो तो कॉफी? गरिमा कुछ पल चुप रही। पहले वो मना करने वाली थी, लेकिन न जाने क्यों उसने हाँ कर दी। दोनों कैफेटेरिया में बैठ गए। वैसे एक बात कहूं? क्या? आप हंसती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो। क्या सच में? हाँ, मम्मी कसम। वैसे तुम्हारे साथ बैठकर बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार मैं किसी के साथ इतनी खुलकर बातें कर रही हूँ। क्या बात है, फिर तो मैं एकदम लकी आदमी हूँ। हाँ, वो तो है। और आप बहुत जल्दी पर्सनल हो जाते हो। कभी कभी दिल को फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं होती। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और एक दूसरे के नंबर्स भी ले लेते हैं, जिसके बाद उनके फोन पर भी बातें शुरू हो जाती हैं। उसे महसूस हुआ ये लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं था। रात को गरिमा अपने कमरे में फोन देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी नैना अंदर आई। अरे दी, आप अभी तक सोई नहीं? आपके कमरे की लाइट चल रही थी ना, इसलिए मैं आपको देखने आ गई। अरे कुछ नहीं नैना, बस वो ऑफिस का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, इसीलिए वही निपटा रही थी। तू जा ना, सो जा। ठीक है दी, लेकिन आप भी वक्त पर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट नैना। फिर नैना वहां से चली जाती है। बड़ी अजीब बात है दी, अपने फोन में देखकर कभी नहीं मुस्कुराती, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से उनके चेहरे पर अलग ही निखार आया है। वरना वह 24 घंटे बस गुस्से में ही रहती है। कहीं उनकी जिंदगी में कोई लड़का तो नहीं आया? जो भी हुआ हो, उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुजरते दिनों के साथ साथ गरिमा और राहुल करीब आने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों उसका इजहार करके शादी करने का फैसला लेते हैं। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, पर हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। गरिमा, मेरे मम्मी पापा दोनों गांव गए हैं। 2 दिन बाद जब वो आएंगे तब मैं उन्हें भी बता दूंगा। आखिरकार मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, सेम वैसी ही लड़की मिल गई।
फिर एक दिन गरिमा बाजार में खरीदारी करने गई होती है। तभी वहां पर एक औरत का फोन खो जाता है और वो अपने बगल में खड़ी गरिमा पर इल्जाम लगाने लगती है। जरूर इसी लड़की ने मेरा फोन चोरी किया है, क्योंकि ये मेरे बगल में ही खड़ी है। क्या? और नहीं तो क्या? चल जल्दी से मेरा फोन वापस दे। अरे ये आप क्या कह रही हो? जरा सोच समझ कर बात करो। मेरे कपड़े और शक्ल देखकर मैं आपको चोरनी लगती हूँ क्या? ये देखो, मेरे पास 1 लाख रुपए का फोन है, तो मैं आपका सस्ता सड़ा हुआ फोन क्यों चुराऊंगी? अरे किसे पता, तू ऊपर से नीचे तक सारा चोरी का माल ही इस्तेमाल करती हो, और ये 1 लाख रुपए का फोन भी तूने चोरी करके ही लिया होगा। देखिए आंटी, आप उम्र में मुझसे बड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी बकवास करती जाएं। मैं आपके बगल में खड़ी हूं, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आपका फोन मैंने ही चुराया है? अरे इतनी भीड़ है, किसी ने भी आपके पर्स में हाथ डालकर चोरी कर लिया होगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं और अच्छी नौकरी भी है। समझ गई ना बेवकूफ बुढ़िया? उतने में वहां पर राहुल आ जाता है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि राहुल की माँ शकुंतला होती है। क्या हुआ माँ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये गरिमा यहाँ पर क्या कर रही है? राहुल? हे भगवान, इसका मतलब ये बुढ़िया इसकी माँ है। शिट यार, ये मैंने क्या सियापा कर दिया। शकुंतला राहुल को सारी बातें बताती है। और फिर ये लड़की मुझसे झगड़ने लगी। मन तो कर रहा है कि इस बुढ़िया को भर भर के सुनाऊं, पर राहुल से मैं प्यार करती हूँ और उससे शादी करने के लिए मुझे उसके परिवार की नजरों में अच्छा तो बनना ही पड़ेगा। अरे आंटी जी, माफ कीजिएगा, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आप भी मेरी माँ जैसी हो ना, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं, और अगर तब भी आपका फोन नहीं मिला तो मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूंगी, ठीक है ना? ठीक है। फिर शकुंतला, गरिमा और राहुल तीनों उस भीड़ में हर जगह फोन ढूंढने लगते हैं और आखिरकार राहुल को फोन सड़क पर गिरा हुआ मिलता है। हे भगवान, मैं भी ना एकदम भुलक्कड़ हूँ। जब मैंने उस दुकान से धूप और अगरबत्ती लिया था, उसके बाद मैंने अपनी पर्स की चेन बंद ही नहीं की, जिस कारण मेरा फोन पर्स के बाहर आ गया होगा। माफ करना बेटा, मेरी ही लापरवाही थी और मैं तुम पर गुस्सा करती रही। अरे कोई बात नहीं आंटी, हो जाता है कभी कभार। हर किसी के लिए उनका फोन उनकी सबसे कीमती चीज होती है। खैर, आप काफी परेशान हो गई थी ना? ये लीजिए, मैंने आपके लिए जूस लाया है, इसे पी लीजिए, फिर आपको राहत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। शकुंतला जूस पीकर गरिमा से बात करने जाती ही है, लेकिन उतने में वो वहां से जा चुकी होती है। फिर रात में राहुल अपनी माँ शकुंतला और पापा जगदीश के पास आकर उन्हें गरिमा के बारे में सब कुछ बताता है। क्या वो लड़की जो आज तुझे बाजार में मिली थी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ मम्मी, गरिमा और मैं पहले दिन से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर एक दिन हमने इजहार भी कर दिया और तभी ये रिश्ता आगे बढ़ा। अरे अगर ऐसा ही था तो तू ये बात मुझे बाजार में ही बता देता ना। अरे माँ, आपके जूस पीने के बाद मैं आपको ये बात बताने ही वाला था, लेकिन उतने में गरिमा वहां से चली गई। वो आपके सामने थोड़ी सहमी हुई थी ना, इसीलिए। वैसे वो लड़की है तो बड़ी अच्छी। पहले उसने गुस्सा किया, लेकिन बाद में बड़े प्यार से बात की और मेरे लिए वो जूस भी लेकर आई। मम्मी पापा, गरिमा बहुत अच्छी और बहुत काबिल है। ऐसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने जितना उसको जाना है, उसका दिल बड़ा साफ है और वो हर काम को बड़े अच्छे से पूरा करती है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो हमें इस रिश्ते से कोई तराज नहीं है। और मुझे भी बेटा। क्या सच में? हाँ बेटा, अब बस हमें उसके परिवार से मिलना है एक बार, और उसके बाद बात पक्की कर लेंगे। ठीक है मम्मी। वही जब गरिमा अपने घर पर राहुल के बारे में बताती है, तभी राजेंद्र और सरिता दोनों भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चलो ठीक है ना, तुमने जितना उस लड़के के बारे में बताया है वो सुनकर तो हमें अच्छा ही लगा। हम भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने का सोच ही रहे थे, लेकिन तुम्हारी जिसमें खुशी है हम उसी के साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। और यहाँ तो लड़का भी कितना काबिल है, ऊपर से अच्छे घराने से भी है। आपको पता है दी,
आपका ये खिलखिला हुआ चेहरा देखकर मुझे तो आप पर पहले ही शक हो गया था, लेकिन मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। हाँ नैना, खैर शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि इस घमंडी लड़की के साथ भला कौन शादी करेगा। अरे माँ, आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोला करो ना। राहुल मुझसे शादी कर रहा है ना, तो फिर अरे हर कोई आपके जैसा नहीं होता, समझे ना। अरे दी, ये सब छोड़ो ना और मुझे मेरे होने वाली जीजू के फोटोज दिखाओ, और ये भी बताओ कि आप दोनों के लव स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हो गई। अब दोनों के घर वाले आपस में मिलते हैं, जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। ये देख नैना, मैं तो ऐसा ही मनीष मल्होत्रा डिजाइनर लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, इसीलिए मैंने इसे ऑलरेडी बुक भी कर दिया है। अब मेरा लहंगा शादी के 1 हफ्ते पहले तक तैयार भी हो जाएगा। वाओ दी, आपका लहंगा तो बहुत ही बढ़िया है। आप तो इसमें किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी। सच में? हाँ दी, वैसे अगर आपको मेकअप करवाना हो तो आप मेरी सहेली से करवा लेना। वो काफी अच्छा मेकअप करती है और पैसे भी कम लेती है, वरना बाकी के मेकअप वाले तो कितने पैसे लेते हैं। अरे ये तो कैसे पागलों की तरह बातें कर रही है। ये कोई जन्मदिन या तीज त्योहार वाला फंक्शन थोड़ी ना है जो मैं किसी भी एरे केरे मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाऊं। ये मेरी शादी है जो जिंदगी में केवल एक बार ही होती है, इसीलिए मैं तो एकदम टॉप के मेकअप आर्टिस्ट से ही अपना मेकअप करवाऊंगी। फिर चाहे वो कितने भी पैसे क्यों ना ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दी, मेरी सहेली भले ही कोई नामांकित मेकअप आर्टिस्ट ना हो, लेकिन उसका मेकअप बिल्कुल किसी बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप की तरह ही होता है। आप देख लेना एक बार। ओफ, हो नैना, परेशान मत करो यार। मैंने कहा ना, मुझे किसी भी छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट से नहीं करवाना अपना मेकअप। और हाँ, तू मेरी शादी और शादी के सारे फंक्शंस में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन कोई भी सस्ता माल मत पहनना, वरना मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है दी। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके बाद राहुल और गरिमा की शादी हो जाती है और गरिमा अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद वो देखती है कि वहां का एसी खराब हो चुका है। हे भगवान, ये क्या है राहुल? ये एसी चल क्यों नहीं रहा? अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन सुबह तक तो चल रहा था अच्छे से, फिर अचानक से इसे क्या हो गया? और अब इतनी रात को कोई एसी ठीक करने वाला भी नहीं आ सकता। देखो राहुल, मुझे गर्मी में नींद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी में ही सोती हूँ। कुछ करो ना, एक तो पहले ही शादी की थकान के कारण मेरी नींद की बैंड बजी हुई है। तुम चिंता मत करो गरिमा, मैं अभी एक आदमी को फोन करता हूँ। वो हमारे पड़ोस में ही रहता है और वो एसी ठीक करना भी अच्छे से जानता है। बस भगवान करे कि वो जाग रहा हो। मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। ठीक है राहुल, जल्दी आना। राहुल कमरे के बाहर चला जाता है। घर में आई नहीं कि एसी खराब हो गया। राहुल से प्यार किया है, इसीलिए मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ेगा और सबके साथ अच्छे से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेरे गुस्सेल स्वभाव के कारण मेरा नाम पहले से ही बदनाम है। इसीलिए ससुराल वालों की नजरों में मुझे अच्छा बनना ही पड़ेगा। उतने में गरिमा देखती है कि वहां कमरे के दरवाजे पर शकुंतला खड़ी है। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई। हे भगवान, कहीं इस बुढ़िया ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली होगी ना, और अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। क्या हुआ बहू? अरे तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? लगता है बुढ़िया ने कुछ सुना नहीं। चलो अच्छी बात है। वो माँ जी, हमारे कमरे का एसी थोड़ा खराब हो गया है ना, इसलिए राहुल बाहर गया है, क्योंकि मैं गर्मी में सो ही नहीं पाती हूँ। तभी राहुल वहां पर आ जाता है। मैंने उस आदमी से बात कर ली है, लेकिन वो कह रहा है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो दूसरे गांव गया है। क्या? हाँ गरिमा, और अब इतनी रात को हमें कोई और एसी रिपेयर करने वाला नहीं मिलने वाला। हे भगवान, अब क्या करें? अरे एक काम करो ना, अगर बहू को गर्मी में नींद नहीं आती तो तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाओ और हम दोनों एक रात के लिए इस कमरे में सो जाते हैं। क्या? हाँ बेटा,
और तू कल एसी ठीक करा देना। अब क्या कर सकते हैं बहू, पहले से ही पिछले 1 हफ्ते से ठीक से सोई नहीं होगी, इसलिए जा हमारे कमरे में जाकर सो जा। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना कह रही हो तो हम आपके और पापा के कमरे में सो जाते हैं। चलो गरिमा। नहीं गरिमा, तुझे अपने ससुराल वालों के नजरों में एकदम सर्वगुण संपन्न बनना है, इसलिए तू वहां पर नहीं जा सकती। अरे नहीं राहुल, हम यहीं पर सोएंगे। अरे लेकिन क्यों बहू? अरे माँ जी, मुझे यहाँ पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप अपने कमरे में ही सो जाओ। अच्छा ठीक है फिर, सच में बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे, तो चलो अब दोनों आराम से सो जाओ। फिर एक रोज गरिमा की ननन पाखी उसे खरीदारी करने के लिए एक मार्केट लेकर जाती है। अरे पाखी, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई मॉल भी नजर नहीं आ रहा। अरे भाभी, यही तो वो जगह है जहाँ पर हम खरीदारी करने आए हैं, चंपक नगर। यहाँ रास्ते पर ही ऐसे स्टॉल लगे होते हैं जिनमें सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। चलो आज हम दोनों जम के खरीदारी करेंगे। क्या? गरिमा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। वाह, ये वाली कुर्ती तो मुझ पर कितनी अच्छी लगेगी ना। हाँ पाखी। क्या हुआ भाभी, आप भी लो ना कुछ। ये देखो, ये वाली पर्स दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ 150 की है। अरे नहीं पाखी, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेने वाली। मुझे जो भी खरीदना होता है वो मैं मॉल से ही खरीदती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन यहाँ का सामान भी खराब तो नहीं है और एकदम अलग अलग प्रकार का होता है। मॉल के सामान में और यहाँ के सामान में क्या फर्क होता है? सब एक जैसे ही तो होता है। क्या? ये किसने कहा तुमसे? अरे दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ के सामान की क्वालिटी एकदम बेकार होती है और मॉल का सामान भले ही महंगा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी होती है। नहीं भाभी, मॉल में अगर कुछ खरीदने जाओ तो वो चीज भी बिगड़ ही जाती है, फिर चाहे वो कपड़े हो या कुछ और हो। आजकल मॉल की क्वालिटी भी सही नहीं रही, इसीलिए ये सस्ता माल खरीद कर कुछ समय के लिए इस्तेमाल करो और खुश रहो, और खराब भी हो जाए तो इतना बुरा भी नहीं लगता। हे भगवान, अब इस बेवकूफ लड़की को मैं क्या ही बोलूं। एक तो इसने मुझे इतनी घटिया जगह पर लेकर आई है, ऊपर से ये मेरा दिमाग भी खराब कर रही है। बस भगवान करे कि मुझे यहाँ पर मेरे कोई पहचान वाला ना मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। फिर जब पाखी की सारी खरीदारी हो जाती है तभी। चलो ना भाभी, वहां जाकर गोलगप्पे खाते हैं। क्या कहा? इस जगह पर? हाँ भाभी। बाप रे, मैं इस जगह पर गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाने वाली। अरे देखो तो, कैसे खुले में गोलगप्पे बनाकर बेच रहे हैं। पता नहीं उसने हाथ धोए भी होंगे या नहीं। अरे भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही है? पूरी दिल्ली में यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं। एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटती रह जाओगी आप। नहीं बाबा नहीं, मैं तो ये सब नहीं खाने वाली और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अरे रुक जाइए भाभी। अच्छा ठीक है, आप मत खाइए, लेकिन कम से कम मेरे खाने तक तो रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं दूर खड़ी रहूंगी, वहां पार्क के गेट पर। ठीक है भाभी, लेकिन एक बात कहूँ, आपने वो अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही होगी ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी चीज के बाहरी रूप से उसे परखना नहीं चाहिए, और ये गोलगप्पे वाला वाकई में बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाता है। अरे बाबा, भगवान के लिए इसके गुणगान गाना बंद भी करो और जाओ, तुम्हें जो खाना है खा लो। ऐसे ही एक रोज। हाँ, नैना काम में बिजी थी ना, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बोलना, तूने कॉल क्यों किया था? अरे क्या, आप भी दी कुछ होगा तभी मैं आपको थोड़ी ना फोन करूंगी। अरे ऐसे भी तो फोन कर सकती हूँ ना। अब देखो, ऐसे शादी होने के बाद में आपने तो अपनी बहन को ही पराया कर दिया। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर ये सब छोड़िए ना दी, और बताइए कैसे चल रहा है वहां पर सब कुछ? सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है और मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूँ। और अब यहाँ पर मुझे और पापा के ताने भी सुनने नहीं मिलते। ओफो दी, क्या आप भी? अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ फोन, मुझे कुछ काम याद आ गया है, लेकिन मैं तुझे शाम में कॉल करूंगी, ठीक है ना? बाय। लेकिन दी। गरिमा नैना का कॉल कट कर देती है। इस बेवकूफ को थोड़ी सी ही सैलरी में कितनी खुशी मिलती है, इसीलिए इसके पास फोन पर बात करने के लिए ढेर सारा खाली समय पड़ा है। लेकिन मुझे अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना है
और खूब आगे जाना है। उससे मेरी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ेगी। गरिमा अपनी जिंदगी में पहले से ही लोगों से ज्यादा पैसों को अहमियत देती है। फिर एक दिन जब वो राहुल के साथ मॉल में घूमने जाती है, तभी वहां पर गरिमा को उसकी सहेली मिल जाती है। ओ माय गॉड, साक्षी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ गरिमा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ साक्षी। सॉरी यार, तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ पाई, गांव गई थी ना इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बाबा, इट्स ओके। वैसे तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम दोनों के फोटोज तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखती ही रहती हूँ, पर तुम तो हर दिन आग ही लगाती रहती हो यार। सच में तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया साक्षी। अरे गरिमा, अब चले क्या हम? वरना जूतों की सेल खत्म हो जाएगी। 10,000 के जूते सिर्फ 5,000 में मिलने वाले हैं आज। क्या? अरे जाओ जाओ और अपना ख्याल रखो, बाय। ठीक है साक्षी, बाय। फिर साक्षी के जाने के बाद गरिमा राहुल पर बहुत गुस्सा हो जाती है। राहुल, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? अरे क्या हुआ गरिमा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मेरी सहेली तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने उसे हेलो तक नहीं कहा, और तुम्हारा ध्यान तो बस जूतों की दुकान पर ही था। ऐसे कौन करता है भला? अरे तो फिर उसने भी तो मुझसे कोई बात नहीं की ना। अरे तुम तो पूरा टाइम दूसरी तरफ ही देख रहे थे, तो वो तुमसे क्या बात करती? ऊपर से उसके सामने पागलों की तरह बोल रहे थे कि जल्दी चलो वरना सेल खत्म हो जाएगी। अरे मैं सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को एकदम हाई क्लास अंदाज में दिखाती हूँ, लेकिन अब वो क्या सोचेगी कि ये एकदम हाई फाई है, लेकिन इसका पति तो सेल के जूते खरीदता है। ओफो गरिमा, अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? और सेल के जूते खराब थोड़ी ना होते हैं। और ऊपर से तुम्हारी एक ही सहेली ने सुना है ना, तो उतना तो चल जाता है। नहीं चलता राहुल, अब वो जाकर मेरी बाकी सहेलियों को बताएगी। देखो राहुल, अगर तुम्हें इसी तरह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है, तो अगली बार से मेरे साथ कहीं आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गरिमा। इतना कहकर गरिमा वहां से चली जाती है और राहुल अपना सर पकड़ लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, आज तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ माँ जी। तो मेरे पास एक काम है, तो उसे कर देना। वो पड़ोस की माधुरी काकी है ना, वो जरा गांव गई है, अचानक से जाना पड़ा उसे, लेकिन वो कल आ जाएगी। और अब उनके घर पर दोनों बाप बेटे अकेले ही है, इसीलिए तू जाकर वहां पर थोड़ा बहुत काम कर ले, जैसे झाड़ू मारना, खाना बनाना, बस इतना ही। ये सब तू कर देगी क्या? माधुरी काकी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनके लिए करना हमारा भी फर्ज बनता है ना। क्या? ये आप क्या कह रही हो? अरे बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? उफ हो गरिमा, अपने गुस्से को काबू में रख। पता नहीं इस राहुल के प्यार में मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अरे माँ जी, मैं इसीलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हो। मैं आपकी बहू हूँ, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं माधुरी काकी के घर जाकर जो भी काम हो वो कर दूंगी। वैसे भी आज के दिन में खाली ही बैठी हूँ। क्या बात है बहू, तू कितनी अच्छी और समझदार है, लेकिन आजकल की लड़कियों में ऐसे गुण पाना बहुत मुश्किल है। गरिमा को ना चाहकर भी अपने घमंड और गुस्से को छोड़कर माधुरी काकी के घर जाकर काम करना ही पड़ता है। फिर एक दिन सरिता और नैना गरिमा को उसके ससुराल में मिलने आती है, और तभी क्या? ये आप क्या कह रही हो शकुंतला बहन? हाँ सरिता बहन, आपकी बेटी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसका स्वभाव इतना अच्छा है कि बस पूछिए मत, हमारी हर बात सुनती है, किसी काम में आनाकानी भी नहीं करती। और तो और, एक बार तो इसने मेरे कहने पर मेरी पड़ोसन के घर जाकर भी काम किया। आजकल की लड़कियां अपने ससुराल का ही काम करे तो बहुत है, लेकिन सच में उसने तो मेरा उस दिन दिल ही जीत लिया। अरे वाह, बहुत खूब गरिमा बेटा। अरे दी, ये पराठे आपने बनाए हैं? हाँ नैना, क्यों, अच्छे नहीं बने क्या? अरे नहीं दी, ये तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। थैंक यू नैना। गरिमा का ये बदला हुआ स्वभाव देखकर नैना और सरिता एकदम खुश हो जाते हैं।
फिर बाद में जब गरिमा उन दोनों को घर के बाहर छोड़ने जाती है तभी गरिमा बेटा, मुझे लगा नहीं था कि तू अपने ससुराल आकर इतनी सुधर जाएगी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे ही खुश रहना बेटा। अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये नाटक कर रही हूँ। क्या? हाँ माँ, अपने पति के लिए ये सब सहन करना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं किसी की गुलामी कर ही नहीं सकती। हे भगवान, तू कभी नहीं सुधर सकती। गरिमा की बातें सुनकर सरिता और नैना अब हैरान हो जाती है और गरिमा अंदर चली जाती है। अरे माँ, आप इतना परेशान मत होइए, नाटक ही सही, लेकिन देखना इस नाटक के जरिए दी कब सुधर जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बस ऐसा ही हो, वही मैं सोच रही थी कि ये चमत्कार अचानक से कैसे हुआ। ऐसे ही एक रात खाना बनाने के बाद, अरे बहू, तू कल काम पर मत जाना। हाँ बहू, अब देख त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में घर की साफ सफाई होना भी जरूरी है ना, इसलिए कल तू काम को छुट्टी लेकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। अरे लेकिन माँ जी। और हाँ बहू, मुझे पता है कि कल सफाई पूरी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद रविवार को जब तेरी फिर से छुट्टी होगी ना, उस दिन तू बाकी की सफाई कर देना और ऐसे करके पूरा घर चकाचक हो जाएगा। अरे बस कीजिए माँ जी, मैं जहाँ पर काम करती हूँ वो कंपनी मेरे पिताजी की नहीं है कि जब मन किया तब अचानक से ऐन वक्त पर मैं छुट्टी ले लूँ। और मैं कोई छुट्टी नहीं लेने वाली। और अगर घर की सफाई ही करनी है तो आप 2 दिन के लिए किसी बाई को बुला लो ना, मैं उसे पैसे दे दूंगी। और मैं आपकी हर बात मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा उठाती जाओ। क्या? पहली बार गरिमा का इतना गुस्सा देखकर शकुंतला एकदम चौंक जाती है। बहू, आवाज ऊंची करके बात मत कर, तेरी नौकरी के कारण बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए तू एक काम कर, अपनी नौकरी ही छोड़ दे ताकि तू घर के कामों पर ठीक से ध्यान दे पाए। क्या? हाँ बहू, अरे राहुल तो कमाता ही है ना, तो उसके बाद भी तुझे कमाने की क्या जरूरत है? ये आप क्या कह रही हो माँ जी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जानती भी है मैं आपके बेटे से ज्यादा पैसे कमाती हूँ और मैं अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि काम करना मेरी पसंद है, जरूरत नहीं। और इस काम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिसके कारण मैं अपनी जिंदगी में अच्छे से रह पाती हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, एक काम वाली बाई बुलाकर मैं उसके ऊपर इतने सारे पैसे जाया क्यों करूं? घर में कितने सारे लोग हैं, सभी मिलकर साफ सफाई कर सकते हैं ना, उतनी ही पैसों की भी बचत होगी। अरे इतनी बचत करके करना क्या है आपको? मैं कमा रही हूँ, राहुल कमा रहा है, पापा जी की भी पेंशन आ रही है। और कितना पैसा चाहिए आपको माँ जी? आपका कोई ताजमहल बनवाने का इरादा है क्या? और अगर आपको काम करने की इतनी ही पड़ी है तो अपनी बेटी से ही काम करवा लो ना आप। और आपकी बेटी को क्या काम होता है? दोनों माँ बेटी मिलकर मस्त मजे से सफाई करो। क्या? फिर गरिमा वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है और उसका ये रूप देखकर शकुंतला एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक दिन जब गरिमा का वर्क फ्रॉम होम होता है तभी, अरे हाँ पाखी बेटा, वो वाला कपड़ा दे, उसी से साफ करना है ये टेबल। अरे माँ जल्दी कीजिए ना, हमें दूसरे कमरे की भी सफाई आज ही निपटानी है। अरे भाई, मैं कब से कह रहा हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान, ये मेरे ससुराल वाले नहीं बल्कि जानी दुश्मन है। एक तो ऑफिस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए मुझे ना चाहकर भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, और ऊपर से ये इन लोगों की नौटंकी। अभी बताती हूँ इन सबको। फिर गरिमा गुस्से में बाहर आकर सबको खूब सुनाने लगती है। अरे ये सब आपका क्या चल रहा है? आपको पता है कि मैं घर पर ही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम बंद पड़ा हुआ है। 2 दिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो इसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। घर को तो मच्छी मार्केट बना के रख दिया है। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे क्या गलत कहा मैंने? और आप लोग भी तरीके से पेश आओ ना। लेकिन नहीं, इस घर में सब के सब बेवकूफ है, सबकी अकल घास चढ़ने गई है। बहू, तेरी इतनी मजाल? हाँ माँ जी, अब मेरे मुंह मत लगो।
और साफ सफाई करनी है तो शांति से करो, वरना करो ही मत। दिमाग की दही करके रखा है आपने। दिन बदन गरिमा की बढ़ती बदतमीजी को देखकर सभी घरवालों को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एक रोज पाखी गरिमा के पास आती है। अरे बाप रे, भाभी तो सो रही है। एक काम करती हूँ, भाभी का फोन लेकर जाती हूँ। अब उनसे पूछने के लिए उन्हें उठाना सही नहीं होगा। भाभी का फोन तो 2 लाख का है ना, तो इसकी कैमरा क्वालिटी एकदम अच्छी ही होगी, इसीलिए इसमें वीडियो शूट करने का मजा तो कुछ और ही होगा। फिर पाखी गरिमा से बिना पूछे ही उसका फोन लेकर छत पर चली जाती है और अपनी वीडियो शूट करने लगती है। लेकिन उतने में अचानक से धक्का लगने के कारण पाखी के हाथ से फोन छूट जाता है और वो सीधे नीचे गिरकर टूट जाता है। और जब गरिमा को इस बात का पता चलता है तब वो बहुत गुस्सा होती है। है भगवान, ये तुमने क्या कर दिया पाखी? तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। अरे पता भी है क्या, ये फोन पूरे 2 लाख का था। कभी देखे भी है कि 2 लाख रुपए? बेवकूफ कही की। सॉरी भाभी, मैं तो आपके फोन को बहुत ध्यान से ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे धक्का लगा और फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। अरे तुम्हारे एक सॉरी से क्या हो जाएगा? मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ है, उसका क्या? भर कर दोगे क्या तुम? है उतनी हैसियत तुम्हारी? बताओ ना। अरे जब किसी की औकात नहीं होती ना, तब इतने महंगे फोन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। उससे दूर ही रहना चाहिए नालायक तही की। फोन तोड़ दिया तुमने मेरा। अरे बहू पाखी, सॉरी तो कह रही है ना, फिर भी तू उसे इतना बुरा भला क्यों बोल रही है? जो भी हुआ वो एक हादसा था। उसने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है तेरा फोन। अगर उसकी जगह ये कांड तुझसे हो जाता तो तब क्या करती तू? वही तो, जब देखो तब हमारी औकात निकालती रहती है। एक बहू होने के नाते तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। वाह, क्या बात है। आप लोग तो अपनी बेटी को डांटने और फटकारने की जगह उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। अरे उसने कोई कांच का ग्लास, मिट्टी का घड़ा नहीं तोड़ा है, पूरे 2 लाख का फोन तोड़ा है उसने। और उस फोन को मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा था, किसी ने मुझे फोकट में दिलाया नहीं था। मैं जो भी करती हूँ अपने दम पर करती हूँ। हाँ तो करना, और ये कोई तेरा आज का नहीं है। आजकल आए दिन तो तू बस हम तीनों को कुछ न कुछ बोलती ही रहती है, और हम भी कोई पागल नहीं है जो तेरी हर बात सुन के ले। माना कि पाखी से गलती हुई है तो उसने माफी भी मांगी है, तो बात यहीं पर खत्म होती है। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? इसे भी डांटो ना। अरे इसकी सबसे पहली गलती तो ये है कि इसने फोन लेने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। आप सबको तो बस मेरी बदतमीज ही दिख रही है, लेकिन अपनी बेटी की बेवकूफियां नहीं दिख रही, वो भी देखिए, है ना? मम्मी, गरिमा सही कह रही है। अरे एक फोन में न जाने कितनी सारी चीजें रहती है, और पाखी को भी समझना चाहिए था ना। उसे फोन लेने से पहले उसे पूछना चाहिए था। राहुल, तू इसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि गरिमा सही है पापा, और पाखी यहाँ पर गलत है। अरे एक फोन का ही तो नुकसान किया है ना, थोड़ी ना किसी का खून कर दिया है। इतना क्या नाटक है तेरा? बहू और राहुल, तू ये लड़की हमारे पिछले कई दिनों से बेइज्जती करे जा रही है और तू इसी का साथ दे रहा है। लेकिन मम्मी, बात गलती की है, और यहाँ पर गलत। बस बहुत हो गया राहुल। आज पता चल गया कि बेटा बीवी के आने के बाद अपने माँ बाप को भूल ही जाता है। अब तू कुछ मत बोल, क्योंकि अब हम तीनों इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हाँ शकुंतला, पाखी तुम और मैं अब गांव जाकर ही रहेंगे। ये रोज रोज के तमाशे हम नहीं झेल सकते। तुझे तेरी बीवी सही लगती है ना, तो इसी के साथ रह, लेकिन हम नहीं रह सकते। क्या? चल पाखी, अपना सामान बांध। अरे जाओ जाओ, तुम लोग तो गांव में ही रहने के लायक हो। रुकिए मम्मी पापा। फिर गुस्से में आकर वो तीनों अपना सामान बांधकर चले जाते हैं और राहुल कुछ भी नहीं कर पाता, और अब घर पर गरिमा और राहुल ही रह जाते हैं। फिर जब गरिमा अपने मायके वालों को इन सब के बारे में बताती है, तभी गरिमा बेटा, ये तूने क्या कर दिया? अरे तमीज से बात करके भी तो झगड़ों को सुलझाया जा सकता था ना। लेकिन एक फोन के लिए तूने तो अपने रिश्तों को ही तोड़ दिया। एक बेटे को अपने परिवार से अलग करवा दिया तूने। देखिए पापा, मैंने राहुल को उसके परिवार से अलग नहीं किया है।
वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। आप लोगों में तो नहीं है, लेकिन उसमें उतनी समझ है। वो जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए उसने मेरे लिए आवाज उठाई। और बस एक फोन की बात नहीं है पापा, पूरे 2 लाख रुपए की बात है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। ये लड़की कहीं भी टिकने के लायक है ही नहीं। जहां भी जाती है कलेश कर देती है। मैंने तुझसे कहा था ना नैना, इसका घमंड और गुस्सा कभी नहीं टूटेगा। अरे दी, 2 लाख तो आप फिर से कमा भी लोगी, लेकिन उन रिश्तों का क्या जो आपने खो दिए? वो आप फिर से कैसे जोड़ पाओगी? अरे मुझे जोड़ना होगा तब ना। अच्छा हुआ बला टल गई। अब बस मैं और मेरा राहुल। वैसे भी राहुल के कारण ही मैं उसके परिवार के साथ अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन और कितना अच्छी बनने का ढोंग करती मैं कोई बाकी लड़कियों की तरह बेचारी बनकर सब कुछ सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं। मुझे अपनी बात रखनी अच्छे से आती है। अरे तो बात रखने का भी एक तरीका होता है। दूसरों को नीचा दिखाकर और बदतमीजी करके बात रखना ये सरासर गलत है बेटा। सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन गरिमा किसी की भी नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन, अरे गरिमा चलो ना, आज हम दोनों डिनर डेट पर चलते हैं। उसी रेस्टोरेंट में जहाँ का खाना और माहौल तुम्हें बहुत पसंद आता है। बहुत दिन हो गए यार, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए वक्त निकाला ही नहीं। और तुम तो हर वक्त किसी ना किसी काम में ही रहती हो। राहुल, मैं तुम्हारी तरह खाली फोकट नहीं बैठी हूँ। अरे तुम जानते हो ना, मैं तुमसे हायर पोजीशन पर हूँ। मुझ पर काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, काफी सारी काम भी होते हैं। इसीलिए मैं अब अगले 1 महीने तक तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ सकती। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, तुम अपना काम ही करती रहो। अरे मेरे बारे में कुछ पड़ी है क्या तुम्हें? हाँ, नहीं पड़ी। जाओ, गुस्सा होना है तो हो जाओ। मैं कोई तुम्हें मनाती नहीं बैठने वाली। अरे इतना समय भी नहीं है मेरे पास। इस तरह से अब गरिमा राहुल को भी वक्त नहीं देती और बस ऑफिस के कामों में ही उलझी रहती है। वो ना तो उसे ठीक से खाना देती है और ना ही घर की साफ सफाई करती है, और उन दोनों में रोज के झगड़े होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में, न जाने वो बेवकूफ लड़की मेरे बेटे का ठीक से ख्याल रखती होगी भी या नहीं। मुझे तो हर पल अपने बेटे की चिंता सताती रहती है। नाम मत लो उसका शकुंतला। अरे क्यों चिंता करनी है उसकी? उसने अपनी बीवी का पक्ष लिया। अरे उसने एक पल के लिए भी अपने बहन या माता पिता के बारे में सोचा तक नहीं। इसीलिए तुम अपनी ममता को मार दो और भूल जाओ कि हमारा कोई बेटा भी है। फिर एक रोज, सच में परिवार के होने से घर में कितनी रौनक होती है। तुम तो घर में रुकती ही कहाँ हो? पता नहीं वहां गांव में माँ पापा और पाखी कैसे रह रहे होंगे। अरे उन्होंने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया, सीधा कट कर दिया। अरे तुम क्या पागल हो गए हो? क्यों बार बार उन लोगों के बारे में बात करते रहते हो? अगर उन लोगों को तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो वो यहाँ पर रुक जाते। लेकिन वो तीनों के तीनों बेअकल है। बस करो गरिमा। अरे तुम्हें हो क्या गया है? शादी के पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। राहुल, मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की। हर बार गुस्सा छोड़कर सबके साथ प्यार से रही। लेकिन मेरा सब्र का बांध टूट ही गया। अरे तुम्हारे परिवार वालों को तो मेरे काम और पैसों के कुछ भी नहीं पड़ी है। वो लोग तो बस मेरे नाक में दम करने का ही काम करते हैं। तो मैं और क्या करती भला? मैं समझ सकता हूं गरिमा, इसीलिए मैंने पाखी की जगह तुम्हारा साथ दिया। लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे वक्त नहीं देती हो, अपनी ही दुनिया में रहती हो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अरे तो फिर मैं क्या दिन रात तुम्हारी सेवा करती बैठूं क्या? ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे 100 काम होते हैं। तुम्हें क्या है? तुम तो अपने करियर में जिस मुकाम पर हो वहां पर बहुत खुश हो। लेकिन मुझे तुम्हारी तरह नहीं रहना है। मुझे आगे बढ़ना है। मैं तो तुमसे ठीक से बात कर रहा हूं, लेकिन अब तुम ही देखो कैसे बात कर रही हो मुझसे। ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, बढ़ो। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। बस बहुत हुआ। तुम खुद को बहुत बड़ी समझती हो ना, समझती रहो। इतना कहकर राहुल गरिमा को छोड़कर वहां से चला जाता है, और गरिमा को लगता है कि वो 2 से 3 दिन बाद गुस्सा शांत होने पर वापस घर पर लौट आएगा। लेकिन वो उसका फोन भी नहीं उठाता, और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाने पर वह बहुत घबरा जाती है। क्या? माँ पापा, राहुल भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूंगी?
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसे मेरे पास वापस लेकर आओ ना। जिस बात का डर था वही हुआ। अरे इसीलिए मैं तुझे शुरुआत से समझाती आ रही हूँ कि छोड़ दे ये घमंड करना। अंत में कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास। और वही हुआ। हाँ दी, आपको अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। जहाँ गलत है वहाँ पर आप बोलिए ना, लेकिन सही तरीके से आपने हमेशा हर बात को गलत तरीके से ही बोला है। अरे आपकी कड़वी बातों से न जाने कितनों का दिल दुखा होगा, और किसी का भी दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है दी। अरे जिस काम और पैसों का तुझे इतना गुरूर है, क्या फायदा इन पैसों का जब अपनी खुशियां बांटने के लिए तेरे पास अपना परिवार ही ना हो। असली खुशी पैसों से नहीं होती बेटा, बल्कि वो तो अपने परिवार से होती है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। ये सब मेरे घमंड के कारण ही हुआ है। अगर मैं अपने काम को महत्व ना देकर अपने परिवार को महत्व देती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। मुझे आप सब भी माफ कर दीजिए, और अब मैं उन लोगों से भी माफी मांगने जा रही हूँ। और शुक्रिया मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए। गरिमा राहुल का पता लगाकर वो उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। गरिमा प्लीज हाथ मत जोड़ो। अरे मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम कभी गलत नहीं थी, बस तुम्हारे बात करने का तरीका गलत था। वैसे तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे माफ करने के लिए बहुत शुक्रिया राहुल। मैं अब गांव भी जाऊंगी और माँ पापा और पाखी से माफी मांगूंगी। तब तक माफी मांगूंगी जब तक वो लोग मान नहीं चाहते, क्योंकि मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ राहुल। फिर गांव जाकर गरिमा तहे दिल से सबसे माफी मांगती है और वो लोग भी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ आकर खुशी से रहने लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।